नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं दीप्ति सारस्वत आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ विष्णु प्रभाकर की एक पुस्तक के साथ में। देखिए, और पुस्तक का शीर्षक है संस्कृति क्या है। इसी पुस्तक से गुजरते हुए अध्याय 7 पर मैं रुकी और शीर्षक है क्या है समाज। अध्याय 7 का शीर्षक क्या है समाज। इसका कुछ अंश मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। अगर आपको रुचिकर लगे, आपको लगे कि इस पे चर्चा की जा सकती है, तो इस पुस्तक के अन्य अंश भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उस पर चर्चा भी की जा सकती है। तो देखें विष्णु प्रभाकर के विचार इस विषय पर कि क्या है समाज। यह तो सभी जानते हैं कि समाज मनुष्यों से बना है। मनुष्य नाम के इस प्राणी ने ही उसका आविष्कार किया, उसे पुष्ट किया, और उसी मनुष्य नाम के प्राणी ने उस समाज को विकृत भी किया। एक बार फिर उसे भीड़ का रूप देने की चेष्टा की, क्योंकि उसने अनंत वर्षों के अनुभव के बाद भी इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि समाज के निर्माण में जो शक्तियाँ सहायक होती हैं, अनुशासन, विवेक, मर्यादा, मैं के ऊपर तुम की वरीयता, इनकी उपेक्षा करने से समाज बिखर जाता है और एक दिन फिर भीड़ का रूप ले लेता है। आदिकाल में समाज कहाँ था? बस नर नारियों की भीड़ थी। छीना झपटी, आपाधापी, मार पीट, अपमान, हत्याएं, यही उसका धर्म और कर्म था। इसी से उबकर या कहिए अपने को विकसित करने की प्रक्रिया में मनुष्य ने उन तत्वों को पहचाना जिनसे समाज बनता है। अभी हमने जिन कुछ गुणों की चर्चा की, उनका आविष्कार भी मनुष्य ने अपने अनुभवों से किया और धीरे धीरे भीड़ समाज बनती चली गई। कालांतर में उसने नाना रूप धारण किए। एक दिन ऐसा भी आया जब संगठन ने विघटन का रूप ले लिया और बिखराव के जहर ने इंसान की इंसानियत को समाप्त कर दिया। देखने पर हमारा बाहरी रूप, हमारा खोल समाज के समान दिखता रहा, पर इस यथार्थ के पीछे जो सच था वह फिर अनादिकाल की भीड़ में बदलता चला जा रहा था। क्या इसी सत्य की झलक हमें अपने देश के समाज में और समाज के कर्णधारों में दिखाई नहीं दे रही? हम एक शहर, एक घर में रहते हुए भी वास्तव में बिखरे हुए हैं। भौतिक रूप बदल गया है, क्योंकि निरंतर आविष्कार पर आविष्कार करते हुए, सत्य के नाना रूपों को साधन बनाते हुए, हमने पुस्तकों में सत्य के न जाने कितने रूपों को रूपायित किया है, और साथ ही इस बात का दावा भी किया कि सत्य एक होता है। लेकिन हम इस दार्शनिक उलझन में नहीं फंसना चाहते। हमें तो यह देखना है कि भीड़ क्यों समाज के रूप में परिवर्तित हुई और समाज फिर क्यों भीड़ होने के लिए व्याकुल हो उठा है। इसके मूल में क्या है? दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रश्नों का समाधान किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ उसने इस बात का दावा किया कि सत्य वही है जो मैंने आविष्कृत किया है, यानी धीरे धीरे अनंत वर्षों में इस बहस में सबसे ऊपर एक शब्द उभर के आया, वह था मैंने जो समझा वही सत्य है, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है। सत्य एक ही हो सकता है, सत्य के अनेक रूप नहीं हो सकते। इसी एक मैं के आविष्कार ने समाज को भीड़ तंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसा नहीं है कि मनीषियों ने इस तथ्य को नहीं पहचाना। अनेक महापुरुषों ने कहा कि मैं तभी सार्थक होता है जब वह अपने को तू में विसर्जित कर देता है। उन्होंने छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से इस एकांत सत्य को प्रकाशित किया। रामकृष्ण परमहंस के 2 शिष्य थे। उन दोनों का अहम बहुत तीव्र था। वह हमेशा अपने को यानी मैं को श्रेष्ठ मानते थे। इसका परिणाम यह होता कि वह कभी मिलकर नहीं बैठते, हमेशा आपस में लड़ते रहते। पर आखिर थे तो वे परमहंस के शिष्य। थोड़ा बहुत विवेक उनमें जागृत था। एक दिन वे दोनों मिलकर परमहंस के पास पहुंचे और अपनी समस्या उनके सामने रखकर कहा, गुरुदेव आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, उनकी ओर देखा और बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ दिन बाद दूंगा, लेकिन तब तक तुम मैं के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग करने की चेष्टा करो। वे शिष्य फिर कभी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए लौटकर परमहंस के पास नहीं गए। मैं बड़ा हूँ के स्थान पर तुम बड़े हो कहते कहते उनके अंतर में प्रकाश चमक उठा। ऐसा न होने पर क्या होता?
इस तथ्य को सुप्रसिद्ध दार्शनिक खलील जिब्रान ने एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाने की चेष्टा की है। कथा कुछ इस प्रकार है। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की ज्योत्सना फैली हुई थी। मन उसको देखते नहीं अघाता था। कैसी शांति, कैसा दिव्य वातावरण। इसी वातावरण में 4 मेंढक भी उछलते हुए नदी के किनारे पहुंचे और वहां जो एक नाव बंधी थी उसमें बैठ गए। उनके बैठते ही नाव चल पड़ी। मेंढकों ने उसको अनुभव भी किया। एक मेंढक बोला, देखो देखो नाव चल रही है। दूसरे ने पहले मेंढक की ओर देखा और कहा, मूर्ख, नाव कहाँ चल रही है, यह तो पानी चल रहा है। तीसरे मेंढक ने विद्रूप से कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। न नाव चल रही है न पानी चल रहा है, यह तो गति है। गति का स्वभाव ही निरंतर चलना है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, नहीं, मैंने जो कहा वही सत्य है। दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने जो कहा वह सत्य है। तीसरा भी उत्तेजित स्वर में बोला, सत्य अगर किसी ने कहा तो मैंने ही कहा। वे इस बात को लेकर खड्ग हस्त हो उठे, लेकिन तभी उनका ध्यान चौथे मेंढक की ओर गया। वह नाव के किनारे बैठा एकटक पूर्ण चंद्र की ओर देख रहा था और चंद्र ज्योत्सना को पी रहा था। उन तीनों मेंढकों ने कहा, अरे इसने तो कुछ कहा ही नहीं, चलो इसी से पूछें हम तीनों में कौन सत्य है। पूछने पर चौथे मेंढक ने उनकी ओर उसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम तीनों ही सत्य बोल रहे हो। जैसे वज्रपात हुआ हो। तीनों मेंढक जो अब तक लड़ रहे थे उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, तीनों सत्य हैं, ये कैसे हो सकता है। सत्य तो एक ही होता है। ये तो निरा मूर्ख है, इसे हमारे बीच रहने का अधिकार नहीं। और फिर तीनों उस पर झपट पड़े, उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार डाला और नदी में फेंक दिया। तो आज हमारे समाज में रामकृष्ण परमहंस नहीं हैं, न उनके शिष्य हैं। खलील जिब्रान के मेंढक भरे हुए हैं जो अपनी टर 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 करते रहते हैं और समाज को भीड़ में बदलते जा रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा प्रश्न। उलझाना चाहो तो उलझाते जाओ, सुलझाना चाहो तो तुरंत सुलझा लो। चुनाव तुम्हें करना है। भीड़ तंत्र के उपासक इसे उलझाना ही चाहेंगे और उलझा रहे हैं। समाज के निर्माता उसे सुलझाने की चेष्टा में लगे हैं, पर हमारे बीच में परमहंस के शिष्य कहाँ हैं। न परमहंस हैं न शिष्य हैं। इसीलिए जो हो सकता है वही हो रहा है। धन्यवाद।